गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी नदी प्रतिरूपों की, कि नदी द्वारा बनाए गए प्रतिरूप। नदी प्रतिरूपों में हमने पढ़ा वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप के बाद हमने जाना अरीय प्रतिरूप। फिर हमने पढ़ा अपकेंद्रीय प्रतिरूप और अपकेंद्रीय प्रतिरूप के बाद हमने पढ़ा विकेंद्रीय प्रतिरूप या अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिरूप, नदियों के प्रतिरूप। अब बात होगी नदीय प्रतिरूप में क्रमहीन प्रतिरूप। क्रमहीन प्रतिरूप जब कोई नदी मुख्य नदी जा रही है, उसकी विपरीत स्थिति में आकर उसकी सहायक नदी उसमें मिलती है तो क्रम विहीन प्रतिरूप होता है। उसकी आकृति ऐसी बन जाती है कि जो क्रम में चल रही उसके विपरीत नदियों का प्रतिरूप बनना। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सहायक नदी दिहांग और लोहित नदियां हैं, उसके बहाव की विपरीत दिशा से आकर मिलती हैं तो उसे क्रमहीन प्रतिरूप का नाम दिया गया है। जब नदी मुख्य नदी की अपवाह तंत्र के विपरीत दिशा से आकर मिलती है तो इस तरह का प्रतिरूप क्रमहीन प्रतिरूप कहलाता है। यानी कोई भी नदी है अपने क्रम में जा रही है, उसकी विपरीत दिशा से कोई नदी आकर मिल रही है तो क्रमहीन प्रतिरूप कहलाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी दिहांग और लोहित, इसके विपरीत इस दिशा से आकर मिलती हैं तो उन्हें हम इस तरीके की स्थिति कहेंगे कि क्रमहीन प्रतिरूप है। जैसे ये नदी बह रही है तो इस तरीके से वो नदियां इसमें आकर मिलती हैं तो ये स्थिति जो बनती है ये क्रमहीन प्रतिरूपों की बनती है। कैसे प्रतिरूप है? क्रमहीन प्रतिरूप यानी जो मुख्य नदी है बह रही है, उसकी विपरीत दिशा से जो नदी आकर उसमें मिलती है सहायक नदी, वो क्रमहीन प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अब है खंडित अपवाह प्रतिरूप। क्रमहीन प्रतिरूपों के बाद खंडित अपवाह प्रतिरूप। खंडित प्रतिरूप खंडित प्रतिरूप की स्थिति तब बनती है जब नदी किसी हिमालय प्रदेश से आती हैं और वो नदी उत्तर के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। प्रवेश करते समय वो कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दे पाती हैं और फिर आगे की ओर दिखाई देती हैं तो बीच का जो भाग है उसमें विलुप्त हो जाती हैं, कोई प्रतिरूप नहीं बनता। इस कारण इसे खंडित प्रतिरूप की संज्ञा दी गई है। जैसे
जो नदी है हिमालय से आने वाली जो भाबर और तराई के मैदानी भागों में है, वो नदियाँ खंडित प्रतिरूप में जानी जाती हैं। भाबर और तराई की स्थिति, भाबर की स्थिति वो है जहाँ पर कंकर पत्थर, एक बार भाबर और तराई की बात करते हैं। कंकर पत्थर का ढेर भाबर और दलदली भाग क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। तो खंडित प्रतिरूप बनता है जब नदी हिमालय के क्षेत्र से उत्तर के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो कुछ दूरी पर वो दिखाई नहीं दे पाती हैं, दे पाती हैं। इस तरह की आकृति जो दिखाई देती है, जो हमें देखने को मिलती है, वो प्रतिरूप खंडित प्रतिरूप की श्रेणी में आता है। कि भाबर ये नदी शुरुआत में मैदान में प्रवेश करते समय भाबर के क्षेत्र में न दिखाई देती हैं और आगे तराई के भागों में दिखाई देती हैं। जैसे ये नदी है, ये भाबर है, इस भाग में दिखाई नहीं दिया। फिर ये तराई है, तराई के भाग में ये नदी दिखाई दे जाती है। तो जिस भाग में ये नदी दिखाई नहीं दे पाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, उस क्षेत्र को खंडित प्रतिरूप की श्रेणी में रखा गया है। खंडित प्रतिरूप की तरह ही एक आती है अंतः प्रवाही प्रतिरूप। अंतः प्रवाही प्रतिरूप अंतः प्रवाहित प्रतिरूप भी इसी तरीके के पर्दे से मिलती हैं। जैसे राजस्थान के शुष्क मैदानी भागों में जब नदियाँ चलती हैं तो भूमिगत हो जाती हैं, धरातल के अंदरूनी भाग से चली जाती हैं। भूमिगत हो जाने के कारण वो अंतः प्रवाही नदियों के रूप में जानी जाती है। जैसे घग्गर है, साबी है, कांतली, ये नदी शुष्क भागों में भूमिगत हो जाने के कारण अंतः प्रवाही नदियाँ कहलाती हैं। तो राजस्थान के शुष्क भागों में नदियाँ जल के अभाव के कारण जैसे जल का अभाव होता है, शुष्क भागों में नदियाँ कई जगह लुप्त हो जाती हैं, अभाव के कारण लुप्त हो जाती हैं और दिखाई नहीं पड़ती हैं।
इसी कारण दिखाई न पड़ने के कारण अंतः प्रवाही प्रतिरूप बनता है। प्रवाही प्रतिरूप बनता है। ठीक है। जैसे नदी, जैसे घग्गर है, ये विलुप्त हो जाती है। साबी है, ये विलुप्त हो जाती है। और कांतली नदी है, ये भी विलुप्त हो जाती है। कि ये नदी रेतीले मैदानी भागों में जाती हैं और कुछ दूरी पर बहने के बाद या कुछ जिलों में बहने के बाद ये शुष्क रेतीले भागों में समा जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। इस कारण से अंतः प्रवाही प्रतिरूप की संज्ञा दी गई है। अंतः प्रवाहित प्रतिरूप की जो नदियां हैं वो खंडित प्रतिरूप की नदियां में अंतर ये है कि खंडित नदियां तराई प्रदेश में भूमिगत होती हैं, कंकर पत्थरी भागों में भूमिगत होती हैं, उसके बाद वो मैदानी भागों में तराई प्रदेशों में जाकर दिखाई दी जाती हैं। पर अंतः प्रवाही नदियां वो होती हैं जो शुष्क बहती बहती शुष्क भाग में प्रवेश करती हैं, रेतीली भूमि में जाकर वो समाहित हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, आगे दिखाई नहीं दे पाती। ये अंतर है। जैसे ये नदी है, ये बाबर का क्षेत्र आ गया, इसके अंदर से जाकर यहाँ दिखाई दे गई तो ये खंडित। अगर ये है, ये शुष्क रेतीला भाग है, यहाँ नदी समाहित होकर आगे दिखाई नहीं दे रही तो अंतः प्रवाही नदी होगी। ठीक है। अंतः प्रवाही और खंडित नदियों में आपको अंतर करना जरूर आना चाहिए, वरना कंफ्यूज हो सकते हो। तो अंतः प्रवाही में नदी आगे दिखाई नहीं देगी और खंडित में नदी भूमिगत होकर किसी भी बाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों से होती हुई आगे की ओर निकल जाती है, इसमें नदी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं समानांतर प्रतिरूप की। समानांतर जो प्रतिरूप है वो पश्चिमी घाट के पर्वतों के पश्चिमी ढालों पर निकलते हुए अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। इसी तरीके से दूसरी भी नदी भी इसी के समानांतर यही स्थिति अपनाती हैं। जैसे है शरावती नदी है, जवारी नदी है, भंडारी नदी है, इस तरह की नदी हैं वो समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं। जैसे पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर जाती है नदी, दूसरी जा रही है, उसके समानांतर दूसरी नदी बह रही, इस तरीके का जो प्रतिरूप बनता है वो समानांतर प्रतिरूप की श्रेणी में आता है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर जब नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं तो ये नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। इसी कारण से समानांतर प्रतिरूप की संज्ञा दी है। समानांतर प्रतिरूप की संज्ञा दी है। जैसे पश्चिमी घाट है, ढाल है, इस तरीके से ये जो स्थिति बनती है इस तरीके की, ये पश्चिमी घाट, इस तरीके की जो स्थिति बनती है नदियों की, ये समानांतर प्रतिरूप का रूप धारण करती हैं।